वेलकम टू टुडेस क्लास। आज में हम करने वाले हैं CUET के मैथमेटिक्स पेपर का सैंपल पेपर। ठीक है, तो बेसिकली जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि किस टाइप के क्वेश्चन बेसिकली आने वाले हैं आपके CUET के एग्जाम में, ये सेशन हम करने वाले हैं। ठीक है, इससे बेसिकली आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं एंड कितना टाइम लगता है उनको सॉल्व करने में। ठीक है, तो आई विल हाईली एडवाइज कि आप मेरे साथ साथ सॉल्व करते जाओ। ठीक है, सॉल्यूशन देखने से पहले आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करो, उसके बाद ही उसका सॉल्यूशन देखो। ठीक है, तब भी आपको प्रॉपर आइडिया लगेगा कि आप कितनी देर में सॉल्व कर पा रहे हो। ऑलराइट गाइस, आर यू ऑल रेडी एंड एक्साइटेड? लेट्स सॉल्व दिस सैंपल पेपर एंड लेट्स सी कि किस टाइप के इजी, मीडियम, हार्ड लेवल के क्वेश्चंस आ सकते हैं और कितने लेंथी हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में दिख रहा है हमें ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री तो ऑफ कोर्स पूछी जाने वाली है, ऑफ कोर्स। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में जस्ट बाय लुकिंग एट दिस आपको दिख रहा है साइन और कॉस इनवर्स। ठीक है, अब देखो साइन और साइन इनवर्स को तो हम सॉल्व कर सकते हैं, बट साइन और कॉस इनवर्स को सॉल्व करने का कोई फॉर्मूला नहीं है। तो एक काम करते हैं, कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे? ऑलवेज रिमेंबर शॉर्टकट। अब यहाँ पे आपको शॉर्टकट लगाना है, अगर पूरा मेथड लगाने बैठोगे तो ऑब्वियसली आपके लिए लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप शॉर्टकट ये लगाओगे कि 3 और 5 जो है वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है 3, 5 एंड 4। तो अगर आपके राइट एंगल्ड ट्रायंगल में उन्होंने दिया है बेस 4 हाइपोटेनस 5, तो परपेंडिकुलर ऑफ कोर्स 3 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपके cos इनवर्स 3/5 को हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 4/5। ओ, मैंने उल्टा लिख दिया था क्या यहाँ पे? वेट अ सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे मेंशन है 3 और ये हो जाएगा 4। ठीक है, सो cos इनवर्स 3/5 बन जाएगा साइन इनवर्स 4/5। नाउ इट इज सिंपल, साइन स्क्वायर साइन इनवर्स 4/5 इज व्हाट? इज नथिंग बट 4/5 का होल स्क्वायर। 4 4 is 16, 5 5 is 25। आंसर आ गया ऑप्शन बी 16/25। सिंपल है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट A matrix be this, B matrix is this and alpha is a real number, then A square is equal to B matrix, A square is not equal to B matrix, A square is equal to minus B matrix for some alpha value, and determinant of A square is not equal to determinant of B square for any mod value, for any alpha value. Anyways, तो इससे हमें क्या शॉर्टकट दिमाग में अप्लाई हुआ? सबसे पहले तो हमें A स्क्वायर निकालना ही पड़ेगा। कुछ भी कर लो, A स्क्वायर निकालोगे तभी आंसर का पता चलेगा। तो फटाफट से ऐसा एक काम करो, A स्क्वायर निकाल लो। ठीक है, तो A स्क्वायर के लिए हमने यहाँ पे पुट किया अल्फा 0 1 1, अल्फा 0 1 1, मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिला अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर 0 इंटू 1 0, अल्फा इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, देन अल्फा प्लस 1 एंड 1। तो ये आ गया हमारा A स्क्वायर मैट्रिक्स। अब A स्क्वायर मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स को अगर हम कंपेयर करें 1 0 5 1, मान लेते हैं कि वो इक्वल है। तो अगर वो इक्वल है तो क्या होगा? अल्फा स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 5, अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 5। अब आप खुद सोचो, इज इट पॉसिबल इन एनी सिचुएशन? इज इट पॉसिबल इन एनी सिचुएशन? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। यहाँ पे आप बोल रहे हो अल्फा स्क्वायर इज 1, यहाँ पे आप बोल रहे हो तो बेसिकली अल्फा स्क्वायर 1 है तो अल्फा विल बी प्लस माइनस रूट ओवर 1, है ना? तो बेसिकली अल्फा प्लस 1 इज 5। इज इट पॉसिबल? अल्फा की वैल्यू 1 डालोगे तो 1 प्लस 1 5 होगा, माइनस 1 प्लस 1 5 होगा? नहीं होगा। तो सिंपली हमें ये पता चल गया कि अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कभी भी बी मैट्रिक्स के इक्वल नहीं आएगी, क्योंकि एक तरफ आप बोल रहे हो अल्फा का वैल्यू 1 है, दूसरी तरफ आप बोल रहे हो अल्फा प्लस 1 5 है, तो 1 प्लस 1 5 कैसे हो सकता है भाई? नहीं हो सकता है ना? तो ऑप्शन बी हो गया राइट आंसर। देखा कितनी जल्दी सॉल्व किया? मैं तो आपको बता रही हूँ तो मुझे इतना टाइम लग रहा है, सॉल्व करने में तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगना चाहिए, यूं कर लोगे आप सॉल्व। ठीक है, next question, A and B are two event such that probability of A is not 0, probability of B given A
इज डैश व्हेन A इज अ सबसेट ऑफ B। फर्स्ट सिचुएशन को लेते हैं, व्हेन A इज अ सबसेट ऑफ B। अगर A सबसेट है B का, तो ये बताओ A इंटरसेक्शन B क्या होगा? ये है B और ये है A, तो A इंटरसेक्शन B क्या होगा? A होगा, है ना, क्योंकि दोनों के बीच में कॉमन क्या है? A कॉमन है, क्योंकि A तो B का ही सबसेट है, राइट? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A, फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B, ठीक है? A इंटरसेक्शन B नहीं, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A। तो अब A इंटरसेक्शन B इज नथिंग बट A डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A, कैंसिल हो गया, 1 आ गया आंसर, सिंपल। नाउ A इंटरसेक्शन B अगर फाई है, फाई का मतलब होता है नल, नल का मतलब होता है शून्य यानी जीरो। तो सेकेंड सिचुएशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A विल बी जीरो अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A विच इज नथिंग बट जीरो। तो हमारा आंसर क्या आया कि जब वो सबसेट है तो 1 होगी उसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और जब उनका इंटरसेक्शन नल है यानी कि उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कॉमन आने की प्रोबेबिलिटी भी कुछ भी नहीं होगी। जब कॉमन ही नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे कुछ आ सकती है ना? तो ये हो गया जीरो, तो आपका आंसर आएगा 1,0। अंडरस्टूड? ए सबसेट ऑफ बी का मतलब क्या हुआ, समझ गए कि वो ए जो है वो बी को बिलोंग कर रहा है, बी के अंदर उसके सारे एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फाइंड के। इस क्वेश्चन को देखते ही साथ आपका दिमाग सिर्फ एक डायरेक्शन में लगना चाहिए कि जो भी x की वैल्यू आपको दी गई है, मतलब डिफ्लेक्शन पॉइंट, इन्फ्लेक्शन पॉइंट जो आपको दिया है ना, ग्रेटर देन 5 लेस देन 5, तो 5 हुआ इन्फ्लेक्शन पॉइंट। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 5 डालो, यहाँ पे 5 डालो, इक्वेट कर दो, आंसर आ गया, ठीक है? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को इक्वेट कर देना है एट x इज इक्वल टू 5, है ना? अब देखो थ्योरी समझाने का टाइम नहीं है, मैं आपको थ्योरी समझाने नहीं आई हूँ आज, हम सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो मैं आपको सिर्फ शॉर्टकट समझाऊंगी आज, है ना? तो शॉर्टकट ये है कि जैसे ही आपने देखा कि आपको कंटिन्यूटी प्रूफ करना है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट को राइट हैंड लिमिट के इक्वल प्रूफ करना है, बट यहाँ पे के वैल्यू निकालने पूछा है, प्रूफ वाला क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, तो सिंपली क्या करेंगे, हम 5 पुट कर देंगे, है ना? 3x माइनस 8 इज इक्वल टू 2k, 5 पुट कर दो, 3 इंटू 5 माइनस 8 इज 2k, 3 5s are 15 minus 8 is 2k. So k is basically 15 minus 8 divided by 2. 15 minus 8 कितना होता है? 7. 7 divided by 2. तो क्या ये ऑप्शन में दिया है? हाँ भाई दिया ही होगा ऑफ कोर्स। तो ऑप्शन बी हो गया आपका राइट आंसर, 7/2। समझ में आ गया? जब भी कंटिन्यूटी की बात करें तो क्या करना है, डायरेक्ट x की वैल्यू पुट कर देनी है, इसको और इसको इक्वेट कर देना है, और कोई दिमाग नहीं लगाना है एक्स्ट्रा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऑफ कोर्स ये आपको टफ भी लग सकता है और लेंदी भी लग सकता है, पर ये दोनों नहीं है अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का, ठीक है? इंटीग्रल ये बोलता है कि जब भी आपको एरिया बाउंडेड बाय द कर्व निकालना है, तो सबसे पहले आप उनका ग्राफ ड्रॉ करके देखिए कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है और कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इज इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ जानना बहुत जरूरी है। ग्राफ जानना क्यों जरूरी है? तभी तो पता चलेगा कौन ऊपर से जा रहा है, कौन नीचे से जा रहा है, तभी तो विच माइनस विच, एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स करेंगे या रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे, तो इससे पता चलेगा, ऐसे पता चलेगा। तो एज वी कैन सी, ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है ये रूट एक्स का ग्राफ है, और ये जो रेड लाइन आपको दिख रही है ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? इसके y को इसके y से इक्वेट कर दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रूट एक्स, यानी x to the power 4 is equal to x. So this implies that is equal to 0. x कॉमन निकाला, x क्यूब माइनस 1 is equal to 0. This implies that या तो x 0 है या तो x क्यूब जो है वो 1 है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या मिला? x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 0, यानी कि आपका जो ग्राफ है वो 0,0 पे इंटरसेक्ट करेगा और 1,1 पे इंटरसेक्ट करेगा। पहले तो हमें ये पता लगाना था। इसके बाद हमें क्या पता लगाना है कि उनके बीच का एरिया कितना है। एरिया कैसे निकालते हैं?
जगह ही नहीं दिया है। चलो यहाँ मैं निकाल के बताती हूँ। तो एरिया का फॉर्मूला होता है जो ग्राफ ऊपर है माइनस जो ग्राफ नीचे है, ठीक है। ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में हमने पढ़ा था। तो बेसिकली यहाँ पे कौन सा ग्राफ ऊपर है, रूट एक्स का ग्राफ ऊपर है, तो आपका एरिया हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स फ्रॉम 0 to 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर फ्रॉम 0 to 1, है ना। आई गेस यहाँ नहीं दिखेगा आपको, तो मैं यहीं पे बता देती हूँ। तो आपका एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन क्या होता है, दोनों के बीच का एरिया निकालना है, तो जो आपका ग्राफ ऊपर जा रहा है माइनस जो आपका ग्राफ नीचे जा रहा है, फ्रॉम 0 to 1, फ्रॉम 0 to 1, जहां से जहां तक आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहे हैं, ठीक है। अब रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये रटा हुआ होना चाहिए आपको, कुछ चीजें अगर रटी हुई है ना टाइम बहुत सेव कर लोगे। रूट एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्टली आप लिख सकते हो 2/3 एक्स टू द पावर 3/2, है ना। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³/3 फ्रॉम 0 to 1, अब 1 पुट कर दो, सो 2/3 इंटू 1 माइनस 1/3, है ना, माइनस 0 पुट करेंगे तो x की जगह पे 0 रखेंगे तो 0, यहाँ 0 रखेंगे तो 0, तो ये तो पूरा 0 ही हो गया। अब इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा we will get 2/3 minus 1/3, how much, 1/3, तो ये हो गया आपका आंसर 1/3, ठीक है। तो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना है कौन सा ग्राफ ऊपर से जा रहा है, कौन सा ग्राफ नीचे से जा रहा है, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, तभी तो वहां से वहां तक इंटीग्रेट करोगे ना। डेफिनेट इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन है ये, ठीक है। Okay, next question. Now this is very very easy question. Vector equation of the plane passing through the point 2, 1 and -1 parallel to the plane, this is what? Very simple. इसका again मैं आपको shortcut तरीका बताती हूँ। Shortcut ये है कि जब भी बोल दिया parallel to this plane, तो आपका जो प्लेन है उसका भी इक्वेशन ऐसा ही बनेगा, है ना। सेम आई वेक्टर, सेम जे वेक्टर, सेम के वेक्टर, क्यों, क्योंकि पैरेलल वेक्टर्स हैव सेम डायरेक्शन, पढ़ाया था ना मैंने, पैरेलल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो सेम होता है ना, तो इन दोनों का डायरेक्शन रेशियो तो सेम होगा। अब क्योंकि ये प्लेन का इक्वेशन है, तो प्लेन के इक्वेशन में राइट हैंड साइड जो है वो आपका 0 नहीं होता, है ना। देयर हैव्स टू बी वैल्यू, व्हिच वैल्यू कम्स ओवर देयर, सिंपल, जो आपका ए बी सी है और जो आपका x1 y1 z1 है, यानी जिस पॉइंट से वो पास हो रहा है, which it will come here, so a into x1 plus b into y1 plus c into z1, बस यही हो गया आपका इक्वेशन। सो बेसिकली 2 into 1 plus 3 into 1 minus 1 into -1, so 2 plus 3 plus 1 आ गया 6, तो ये बन गया आपका प्लेन का इक्वेशन i plus 3j minus k, है ना। तो प्लेन का वेक्टर इक्वेशन कैसे लिखते हैं, जो उसका पैरेलल वेक्टर है इज इक्वल टू a into x1 plus b into y1 plus c into z1। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी, बिल्कुल मैचिंग मैचिंग दिख रहा है तो करेक्ट हो गया, ठीक है। Next question, let a function defined from real numbers to real number as f of x is 1 by x for all x belonging to real number. This function is onto, not defined, 1 1 और bijective। देखो भाई, सबसे सिंपल है, जब भी आपको पॉलिनोमियल फंक्शन दिखे, ठीक है, और डिनोमिनेटर में आपका फंक्शन जो है, आपको चेक करना है क्या डोमेन में स्पेसिफाई किया है, फॉर ऑल एक्स नॉट इक्वल टू 0, क्या ऐसा कंडीशन दिया है जिससे डिनोमिनेटर 0 ना हो, है ना, ये चेक करना तो जरूरी है। तो भैया यहाँ पे तो कोई कंडीशन ही मेंशन नहीं है, ये 5 सेकंड का आंसर है। आपने जैसे ही देखा कि x इज इक्वल टू 0 पे तो फंक्शन को डिफाइन ही नहीं किया गया है, पर 1/0 तो अनडिफाइंड होता है ना, और यहाँ पे तो उसने बोल दिया x तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, यानी 0 भी हो सकता है, तो अनडिफाइंड भी हो सकता है, तो सिंपली मेरा आंसर आ गया, द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड।
फंक्शन कैन नॉट बी डिफाइंड, क्योंकि आपने बोल दिया x तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, पर जैसे ही 0 डालोगे तब तो इन्फिनिटी अनडिफाइंड नंबर आ जाएगा, देन योर फंक्शन इज रॉन्ग, योर फंक्शन इज नॉट डिफाइंड बेसिकली। अगर यहाँ पे बोल देता फॉर x नॉट इक्वल टू 0, तब आप चेक करते कि 1 1 है, ऑन 2 है, बाइजेक्टिव है, तब आप चेक करोगे, ठीक है। उसके अलावा यू डोंट नीड टू चेक इट। क्लियर टू एवरीबॉडी? मूविंग ऑन, the two curves x cube minus this 3xy square plus 2 is equal to 0, 3x square y minus y cube is equal to 2, touch each other, cut each other at right angle, cut at an angle pi by 3, cut at an angle pi by 4। एक बात बताओ, कोई भी दो कर्व इंटरसेक्ट कर रही है या नहीं, और अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो किस एंगल पे इंटरसेक्ट कर रही है, कैसे पता लगाते हैं? उनके स्लोप से पता लगाते हैं। स्लोप क्या होता है? dy बाय dx होता है, ठीक है। ये टेंजेंट नॉर्मल आपके एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। एक ये कर्व दिया है, एक ये कर्व दिया है, बोल रहे हैं दोनों किस एंगल पे इंटरसेक्ट करेंगे। एंगल तभी आप बता सकते हो जब आपको उनका स्लोप पता है, उनका इंक्लिनेशन पता है, और स्लोप निकालने के लिए आपको dy बाय dx पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? डिफरेंशिएट करोगे दोनों ही कर्व्स को। सो इस फंक्शन को मैंने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल लगेगा। x को डिफरेंशिएट किया 1 आया, 1 इंटू वाई स्क्वायर, प्लस y स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया तो 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो गया। 2 को डिफरेंशिएट किया तो 0 आ गया, तो इसको इक्वल टू 0 रख देते हैं, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, व्हाट डू वी गेट हियर? तो 3 कॉमन ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया तो 2x आया इंटू वाई, फिर एक्स स्क्वायर को एज इट इज रहने देंगे, y को डिफरेंशिएट किया तो dy बाई डी एक्स आ गया, माइनस y क्यूब को डिफरेंशिएट किया तो 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स आ गया इक्वल्स टू 0। अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालो, तो 3x स्क्वायर को इधर भेजेंगे, क्या मिलेगा हमें? this will go to the right hand side, so we get minus 3x square plus 3y square, है ना, upon 2xy, नहीं 2xy नहीं, 3 है ब्रैकेट के बाहर, so 3 2 6xy is dy by dx, ठीक है। और इस फंक्शन का निकालते हैं, dy by dx कितना आ रहा है? So here we have 3 2 6xy minus 6xy upon 3x square minus 3y square, है ना। 3x square नहीं, सॉरी उल्टा आएगा, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर आएगा, हाँ ऑपोजिट साइड जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, है ना। दिस इज इक्वल टू dy बाई dx। अब आपको चेक करना है क्या ये कौन से एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए यू फर्स्ट कैलकुलेट dy बाई dx इंटू dy बाई dx, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट निकालो, क्या आ रहा है? तो जैसे ही आपने देखा कि इसका स्लोप है 3y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 6xy, और इसका स्लोप है माइनस 6xy अपॉन 3y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, आंसर आया -1। नाउ वी नो कि व्हेन स्लोप ऑफ वन कर्व इनटू स्लोप ऑफ अनदर कर्व इज -1, दैट मींस वो दोनों कर्व परपेंडिकुलर हैं, दे आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है कटिंग ईच अदर एट राइट एंगल। तो ये हुआ आपका आंसर, और ये होता है लेंदी सवाल, आसान सवाल बट लेंदी सवाल। आसान इसलिए क्योंकि डिफरेंशिएट करना हमें आता है, फटाफट डिफरेंशिएट किया, मल्टीप्लाई किया, चेक कर लिया। लेंदी है इसलिए टफ हो गया, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने चाहिए जिसके लिए आप श्योर हो कि हाँ आप कर लोगे, बट हाँ टाइम हो तभी, ऑफ कोर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स लॉग एक्स। अब देखो भाई, इस क्वेश्चन को देखते ही मेरा दिमाग एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, वो ये कि जब मैं डिनोमिनेटर को, ठीक है, डिफरेंशिएट कर दूं, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? इसका डिफरेंशिएशन 0, एक्स लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा?
x को डिफरेंशिएट किया, log x को मल्टीप्लाई किया, log x को डिफरेंशिएट किया, x को मल्टीप्लाई किया, तो वी गेट x x कैंसिल 1 प्लस log x। हाँ, तो मेरा शक सही निकला कि जब डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किया तो न्यूमरेटर मिल रहा है, डायरेक्ट हमें न्यूमरेटर देखने को मिल रहा है ना। जैसे ही मैंने 1 प्लस एक्स लॉग एक्स को डिफरेंशिएट किया, आई एम गेटिंग 1 प्लस लॉग एक्स। दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स सब्स्टिट्यूशन यूज करना है, ठीक है। तो अगर मैं 1 प्लस एक्स लॉग एक्स को t मान लूं तो 1 प्लस लॉग एक्स डिफरेंशिएट करने पे मुझे मिल रहा है 1 प्लस लॉग एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो dx विल बी dt अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स। तो बेसिकली मेरा इक्वेशन बन गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स dt अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स इंटू टी स्क्वायर। तो ये हो गया कैंसिल, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन टी स्क्वायर। तो 1 अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस 1 बाय टी, क्योंकि टी टू द पावर -2 में +1 करेंगे तो टी टू द पावर -1 हो जाएगा। तो -1 बाय टी आ गया, आंसर आ गया। अब टी का वैल्यू पुट कर दो, टी इज 1 प्लस एक्स लॉग एक्स, तो पुट कर दिया, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स लॉग एक्स, आंसर आ गया। तो ये था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सीयूईटी के एग्जाम में आपको टफ वाले इंटीग्रेशन के क्वेश्चन नहीं देगा, इस लेवल के क्वेश्चन ही देगा जिसको आप देख के ही पता लगा सकते हो कि अरे ये तो डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करने पे न्यूमरेटर मिल जाएगा, मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे तो फटाफट से आंसर आ जाएगा, है ना, देखते ही पता चल जाएगा। तो सॉल्व जरूर करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। वाह, क्या आसान सवाल पूछा है। कार्टेशियन इक्वेशन दिया है, वेक्टर इक्वेशन पूछ रहा है, हलवा क्वेश्चन है बेसिकली। वेक्टर इक्वेशन क्या होता है बच्चों? व्हाट इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन? r इज इक्वल टू व्हाटएवर पॉइंट यू हैव, r इज इक्वल टू बेसिकली जो भी आपका पॉइंट है x1 y1 z1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ a प्लस b प्लस c, है ना। अब यहाँ पे ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये है कि आप पहले पता लगाओ x1 y1 z1 क्या है। अब देखो x1 है 2, y1 कुछ नहीं दिया है मतलब 0, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आएगा, 1 माइनस जेड है ना, न्यूमरेटर में 1 माइनस जेड नहीं होता है, z माइनस 1 होना चाहिए। तो इसका मतलब इसे मुझे z माइनस 1 अपॉन -2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो नाउ आई हैव x1 इज बेसिकली 2i कैप, y1 is 0j cap, z1 is 1k cap plus lambda times of a is 1i, b is -3j और c क्या हो गया? +2 नहीं होगा, -2k। ये हो गया आपका वेक्टर इक्वेशन। सो 2i plus 1k, 2i plus 1k। अब लैम्डा की जगह पे कुछ भी हो सकता है, t भी हो सकता है, म्यू भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और दूसरा आया हमारा i -3j -2k, i -3j -2k, आ गया आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा ट्विस्ट था, और वो ट्विस्ट ये था कि 1 माइनस जेड को इग्नोर नहीं करना, वरना कई बच्चे क्या समझते हैं ये c है और डायरेक्टली c का वैल्यू पुट कर देते हैं, पर ये c नहीं है, ठीक है, क्योंकि न्यूमरेटर जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। All right, next question. The relation R on a set 0, 1, 2 is given by 0, 0, 1, 1, 0, 1, 2, 2, 1, 2. Then the relation R is dash. It is reflexive, symmetric, transitive, symmetric and transitive. देखो, सबसे पहले तो चेक करो क्या वो रिफ्लेक्सिव है। अगर वो रिफ्लेक्सिव है तो बाकी किसी ऑप्शन को चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि बाकी किसी भी ऑप्शन में रिफ्लेक्सिव मेंशन्ड ही नहीं है, है ना। तो फर्स्ट वी विल चेक फॉर रिफ्लेक्सिव और नॉट। 0, 1 और 2 सबका पेयर होना चाहिए, 0, 0 प्रेजेंट, 1, 1 प्रेजेंट, 2, 2 प्रेजेंट, यानी कि दिस इज रिफ्लेक्सिव। अब देखो, सिमेट्री हम चेक कर सकते हैं, पर क्या फायदा, सिमेट्री के साथ रिफ्लेक्सिव तो मेंशन्ड ही नहीं है,
और रिफ्लेक्सिव तो है, हमने तो चेक कर लिया कि इट इज 100% रिफ्लेक्सिव, तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली आपका आंसर रिफ्लेक्सिव हो गया। पर अगर आपका फिर भी दिल कर रहा है ना कि नहीं नहीं मैं तो चेक करना चाहता हूँ, तो कर लो चेक। 0 1 का पेयर 1 0 प्रेजेंट है, नहीं है, यानी सिमेट्रिक नहीं है, एक चेक ये हो गया। दूसरा तरीका है चेक करने का, 1 2 दिया है ना, और ट्रांजिटिविटी के लिए भी चेक कर लेते हैं हम इसको। 0 0 0 1 इट इज ट्रांजिटिव, 1 0 and 0 1 and 1 1 it is transitive in this form also, and 1 2 2 2, तो 1 2 no, तो it is not coming out to be transitive है ना, therefore it is only reflexive। देखा, चेक करने की जरूरत ही नहीं थी, बट दिल करे तो फिर भी चेक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलपीपी का क्वेश्चन वेरी सिंपल फॉर्मेट में आएगा कि feasible region of LPP is shown, your function is given, the minimum value of z occurs at what point। तो आपको पता है कि जो भी आपके इंटरसेक्शन पॉइंट्स दिए हैं उन्हीं पॉइंट्स को आपको फंक्शन में पुट करके बस बताना है कि मिनिमम वैल्यू कब आ रही है ना। तो आपका फंक्शन है z is 3x plus 9y, तो इसमें पुट करते जाओ, एक बार पुट करो 0 and 20, फिर 15 and 15, फिर 0 and 10, फिर 5 and 5, और चाहिए क्या, मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो फटाफट से निकालो, ठीक है। 3 zeros are 0, 9 into 20 180, ठीक है। 3 into 15 plus 9 into 15, okay, then we have 3 into 0 plus 9 into, oh give me 1 second, मेरा लैपटॉप बैटरी is going down, yeah, where is the charger, okay, oh, yeah, so where were we, हाँ जी, and 9 into 10 90, then 3 into 5 plus 9 into 5। अब थोड़ा सा यहाँ कॉमन सेंस लगाओ, ठीक है। कॉमन सेंस ये लगाओ कि कहाँ आपको लग रहा है मिनिमम वैल्यू आ सकती है। देखो सबसे छोटा पॉइंट तो मुझे 5 5 ही दिख रहा है, तो मैं सबसे पहले इसी को चेक करती हूँ। 3 5 15, 9 5 45, आंसर आ गया 60, है ना। 3 0 0, 9 10 90, यहाँ पे आ रहा है 180, और यहाँ तो डेफिनेटली बड़ी वैल्यू आएगी। 15 3 45, 9 5 45, 5 कैरी ओवर 4, 9 10 11 135। तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कहाँ मिल रही है, मिनिमम वैल्यू इज दिस, सो योर आंसर इज 5,5 is basically the minimum value of the function z। कुछ करना ही नहीं है, वैल्यूज पुट करनी है, बस देखना है, चेक करना है कि मिनिमम आ रहा है नहीं आ रहा है, किस पॉइंट पे आ रहा है, that's it, okay। Next question, if the square of this matrix is a unit matrix then b is equal to, unit matrix क्या होता है, 1 0 0 1, भूल ना जाना, ठीक है। तो चलो सबसे पहले स्क्वायर निकालते हैं, तो a b a minus a into a b a minus a, मल्टीप्लाई करिए, a into a स्क्वायर प्लस ए बी, है ना, a into a is a स्क्वायर प्लस ए बी। अब देखो क्या हमें पूरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना जरूरी है, नहीं है। You don't need to multiply the entire matrix. Do you know why? Because this is given equal to 1 0 0 1. You already have one value, a square plus ab is equal to 1, है ना। तो that means ab is 1 minus a square, that means b is 1 minus a square upon a। चेक कर लो ना, ऐसा कोई ऑप्शन दिया है, दिया है, तो आगे क्यों मल्टीप्लाई करना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, कि आपको फर्स्ट मल्टीप्लीकेशन से ही जो ए बी इंटू ए किया तो आपको पता चल गया ए स्क्वायर प्लस ए बी इज यूनिट मैट्रिक्स यानी 1। तो आगे मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही क्या है, आगे से भी सेम आंसर ही आने वाला है ना, एनीवेयर फ्रॉम एनीवेयर यू आर गोइंग टू गेट सेम आंसर। अब यहाँ ऑप्शन में अगर अनडिफाइंड टाइप का कुछ होता तो हम चेक करते कि अरे नहीं भाई चारों ऑप्शन चेक करना पड़ेगा कि कहीं
ऐसा अनडिफाइंड तो नहीं हो रहा है ना कि मल्टीपल वैल्यूज मिल रही है ए बी का, डायरेक्ट वैल्यू मिल रहा है 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए, 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए। तो आगे हम सॉल्व भी नहीं करेंगे, शॉर्टकट अप्लाई कर लिया हमने, ठीक है। तो आपको यूनिट मैट्रिक्स क्या है ये पता होना चाहिए, तभी तो इस टाइप के क्वेश्चन कर पाओगे। ऑल राइट, moving on to the next question. Integration of 1 minus tan square x dx is equal to dash. So what is the formula? First of all, tan square x का integration हमें नहीं पता, पर हमें पता है 1 plus tan square x is secant square x. So tan square x is secant square x minus 1. ये formula हम use करेंगे. So integration of 1 minus tan square x is equal to integration of 1 minus secant square x minus 1. Bracket open करेंगे. So 1 minus secant square x plus 1. 1 plus 1 हो गया 2. So integration of 2 minus secant square x. Simple. Integration of 2 minus integration of secant square x. Integration of 2 क्या होगा? 2x. सेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan x प्लस सम कांस्टेंट. तो आंसर आ गया 2x माइनस tan x प्लस सम कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का हमने एप्लीकेशन किया है और उसके बाद इंटीग्रेशन। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन x is defined from 0 to 1/2 then the value of this function is dash. अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है, और इसके साथ मैं आपको एक शॉर्टकट सिखाना चाहती हूँ। शॉर्टकट क्या है? जब भी आपको ये बोला जाए कि x की वैल्यू जो है वो 0 से 1/2 की रेंज में डिफाइंड है, ठीक है, और इस पूरे फंक्शन की वैल्यू आपको पता लगानी है। तो देखो, अगर आप x की किसी भी एक वैल्यू पे फंक्शन का वैल्यू निकाल लेते हो तो बाकी वैल्यू पे भी सेम आता है। यानी या तो आप x इक्वल टू 0 पुट कर लो या तो आप x इक्वल टू 1/2 पुट कर लो, कुछ भी इस रेंज में कुछ भी पुट करो, आपको पूरे फंक्शन का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो हमेशा आसान पड़ता है 0 पुट करना, तो हम 0 पुट करके देख लेते हैं। सो tan ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 0/√2 प्लस 1 माइनस 0/√2 माइनस साइन इनवर्स 0 क्या आएगा, चेक करो। सो tan ऑफ साइन इनवर्स 0/√2 0 हो गया, तो 0 को रहने देते हैं, और 1 माइनस 0 1 हो गया, तो ये आया 1/√2 माइनस 0, क्योंकि साइन इनवर्स 0 0 होता है। तो tan ऑफ साइन इनवर्स 1/√2 क्या होता है? π/4 है ना। साइन में 1/√2 कब होता है? π/4 45 डिग्री पे आता है, तो आंसर आ गया tan π/4। tan π/4 क्या होता है? 1। तो पूरे फंक्शन की वैल्यू आ रही है 1, ठीक है। तो x की कोई भी वैल्यू पुट करो, आंसर आपका 1 ही आएगा। बिटवीन 0 एंड 1/2, 1/2 और 0 के बाहर नहीं पुट करना, -1 नहीं पुट करना, बिटवीन 0 एंड 1/2 कोई भी वैल्यू पुट करके आप आंसर निकाल सकते हो। हमेशा 0 ही पुट किया करो, जल्दी सॉल्व हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेट A has 1 3 5 7, set B has 1 2 3 4 5 6 7 8, then the number of 1-to-1 functions from A to B is dash. क्या इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब 1-to-1 फंक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों? क्या मतलब होता है 1-to-1 फंक्शन का? कि मतलब इस नंबर को किसी एक नंबर से ही आप एसोसिएट करते हो, एक से ज्यादा नहीं कर सकते, है ना, और many to 1 भी नहीं कर सकते। ऐसा भी नहीं कर सकते कि 1 जो है वो 2 से एसोसिएटेड और 3 भी 2 से एसोसिएटेड है, ये भी नहीं कर सकते हो। तो ऐसे सिचुएशन में प्रोबेबिलिटी अप्लाई होगी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अप्लाई होगा। बेसिकली कैसे, आप खुद सोचो। मान लो कि आपको यहाँ 1 3 5 7 को एक पेयर देना है। अब वो पेयर क्या हो सकता है? देखो, 1 का पेयर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। इसका पेयर तो कुछ भी हो सकता है ना, यहाँ मेंशन नहीं है कि क्या हो, कुछ भी हो सकता है। आपको बस बताना है कितने पॉसिबिलिटी है 1-1 फंक्शन बनने के। तो यहाँ कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है कि देखो 1 के पेयर बनने के टोटल 8 चांसेस है, या तो 1 या तो 2 या तो 3 4 5 6 7 8, लेकिन 3 के पेयर बनने के 7 चांसेस है। क्यों 7 चांसेस है? खुद सोचो। क्योंकि मान लो 1 का पेयर 3 बन गया
तो कितने नंबर बचे? 1 2 3 4 5 6 7, ओनली 7 रिमेनिंग है ना, क्योंकि अगर 1 का पेयर 3 है तो 3 का पेयर 3 नहीं हो सकता। वैसे 5 के लिए कितने नंबर बचे? सिर्फ 6 नंबर बचे। 7 के लिए कितने नंबर बचे? 5 नंबर बचे। तो बेसिकली आपका कॉम्बिनेशन बनेगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। दीज मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर। मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा आंसर? मल्टीप्लाई करके देख लो, आंसर आएगा 1680। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ कि 1 के लिए कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं? 8, इसके लिए 7, इसके लिए 6, इसके लिए 5। एक एक कम होता जाएगा, क्योंकि एक अगर सेलेक्ट हो गया है तो वो दोबारा सेलेक्ट नहीं हो सकता, वरना वो मेनी टू वन हो जाएगा, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय ए मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन ए मैट्रिक्स इज व्हाट? इंटरेस्टिंग। A matrix is basically inverse of this matrix multiplied by identity matrix, है ना। अब शॉर्टकट अप्लाई करेंगे हम। शॉर्टकट क्या? इनवर्स निकालने का शॉर्टकट मैंने सिखाया था ना। ए बी सी डी का इनवर्स क्या होता है? डी ए माइनस बी माइनस सी, बट डिवाइडेड बाय द डिटर्मिनेंट ए डी माइनस बी सी। डिवाइड करना मत भूलना। तो इसका इनवर्स क्या होगा बच्चों? इसका डिटर्मिनेंट क्या है? 2 2 4 माइनस 3 1 3। तो 4 माइनस 3 डिटर्मिनेंट से डिवाइड किया, इनटू ए की जगह डी, डी की जगह ए, तो 2 और 2 तो सेम ही है। 1 बन गया -1, 3 बन गया -3, मल्टीप्लाइड विथ 1 0 0 1, ये हो जाएगा ए मैट्रिक्स। अब देखो इसका डिटर्मिनेंट तो 1 ही आ रहा है, तो डिटर्मिनेंट इज 1। अब इसको मल्टीप्लाई करो फटाफट, व्हाट डू यू गेट? So 2 1s are 2, minus 1 into 0 0, 2 zeros are 0, minus 1 into 1 minus 1, minus 3 into 1 minus 3, 2 zeros are 0 and 2। तो मेरा आंसर आ रहा है 2 minus 1 minus 3 2, 2 minus 1 minus 3 2। कितने जल्दी निकाला मैंने आंसर? क्योंकि मुझे शॉर्टकट पता है इनवर्स निकालने का, कि फर्स्ट डायगोनल को चेंज कर दो, सेकंड डायगोनल का साइन बदल दो, तो आ जाता है डायरेक्टली हमारा इनवर्स। अब इनवर्स में डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट करना मत भूलना, ठीक है। अक्सर बच्चे डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट करना भूल जाते हैं, डोंट डू दैट। ऑलराइट, सो या गाइस, मैंने आपको लगभग सारे ही चैप्टर्स का एक आइडिया दे दिया है कि किस टाइप के, किस डिफिकल्टी के क्वेश्चंस आने वाले हैं। एंड आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है ना, तो टाइम नहीं लगता सॉल्व करने में, क्योंकि यहाँ हमें स्टेटमेंट नहीं लिखना, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दैट, देन दिस इंप्लाइज दैट दिस, ये सब नहीं लिखना है हमें तो बस आंसर निकालना है। हमें पूरा क्वेश्चन भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं करती है, कई बार सिर्फ उसका एक पार्ट भी सॉल्व करते हैं तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी बात पे जल्दी से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए अगर आप आज के सेशन के नोट्स अवेल करना चाहते हैं तो। एंड टेलीग्राम चैनल पे आपको असाइनमेंट लिंक्स, सेशन लिंक्स, नोटिफिकेशन सब कुछ मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम। So do join our Telegram channel and all the notes will be provided to you there itself. All right, तो CUET की प्रिपरेशन जोरों शोरों से हम ऐसे ही करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा फॉर मोर सच वीडियोस, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन के आगे आप और किस टाइप के वीडियोस देखना चाहते हैं। All right people, thank you for watching today's session. Don't forget to like, share and subscribe. Have a good day. See you in the next class. Bye bye. Thank you.